हेलो। टेप नहीं लगा पाया। गुड इवनिंग। अरे भाई कहाँ बैठना चाह रहा है? ठीक है से बाहर, ऐसे लटक जा, बाहर लटक जा। हैं? तो कल क्या टेस्ट में तुम्हारे धुएं निकल गया क्या? हैं? इतने इतने बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज ही अलग थी ना। अब ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन था कि ब्लड बैंक से ब्लड इशू किया और नर्सिंग स्टाफ ने घड़ी देखी तो उसमें 1 बजा हुआ था। अब कितने बजे तक स्टार्ट करना है? अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो क्लियर लिखा हुआ है कि 30 मिनट, इशू के 30 मिनट में आपको स्टार्ट करना है। दूसरा ये क्वेश्चन था, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं मिला, क्या लगाओगे? और नेगेटिव लगाते हैं, इतना सिंपल सा है। और क्या था? और क्या था? ओरल केयर राइस ट्यूब के साथ कितने ओवरली देते हैं? तो ये ओवरली एटलीस्ट करना होता है। और और क्या था? क्या था तुम जानते हो? और क्या था? ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन मास्क का तुमको पता है सीओपीडी में कैसे देना है? वेंचुरी वाला था और एक में 2 लीटर वाला था। तो डिफिकल्ट कहाँ है? बोल, बोलो जल्दी बोलो, कौन सा बोलूं? हाँ सुनो, मैं बोलता रहा हूँ, जल्दी जल्दी तुम सुनते रहो। है ऐसे तो तुम्हारे डाउट बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 50, 52, 18। अरे क्या बोल रहे हो? 52 क्वेश्चन मैंने दिए ही नहीं थे भाई। नहीं ये गलत करवा दिया ना। ये एक लाइन प्रिस्क्राइब रियल ब्लड करना है विथ फॉलोइंग आईवी सॉल्यूशन। बी है इसका आंसर, डी है। ये किसने गलत लिखवाया? मैंने नहीं लिखा है भाई। और कुछ जल्दी बोलो, अब क्या है इसमें? 4। जब भी ट्यूब बंद हो गई, कंटिन्यूअस इरिगेशन पे अगर राइस ट्यूब है, ओए प्यारे बताओ सुन लो, इधर देखो। हाँ, उधर आके पूछूंगा फिर मैं तुमसे। जब भी राइस ट्यूब कंटिन्यूअस सेक्शन पे लगी हो और उसमें कोई ब्लॉकेज हो तो क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा? नो शेयर वोमिटिंग, क्योंकि भाई साहब गैस्ट्रिक एस्पिरेट कंटेंट को बाहर निकालना है कंटिन्यूअस सेक्शन से। ट्यूब बंद हो गई है मतलब कंटेंट अंदर ही भरा जा रहा है, पेशेंट को नो शेयर वोमिटिंग होगा। और 7, ये तुमको बताया था कि कौन से नोस्ट्रिल में डिसाइड करोगे। तो पहले सबसे पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि क्या एक नाक से इंसान सांस ले पाएगा, क्योंकि एक नाक में तो डाल रहे हैं ट्यूब। तो ये डिसाइड करना है कि एक नोस्ट्रिल से सांस तो ले पाएगा वो। कितनी नॉन कॉमन सेंस की बात है, सिंपल। वो बोल रहा था, मैं बोला नहीं। और बताओ। 17, 18। 17 देख लेना है। कौन सा? बोतल है या बोतल की मालकिन? हाँ बोतल चलेगा। क्या करोगे? यूरिन आना स्टार्ट हो गया कहते जब लगा रहे तो? अरे थोड़ा एडवांस करके इन्फ्लेट कर देंगे, और क्या करेंगे? हैं? कहते देखो एडवांस करके और बैलून इन्फ्लेट कर देंगे, यूरिन आ गया तो और क्या करोगे? 18 क्या है? जब यूरिनरी सैंपल ले रहे हो, कंटेनर में ले रहे हो। अब पूछा है कंटेनर का ढक्कन कैसे रखोगे? कैसे रखोगे? हैं? उल्टा रखोगे कि सीधा रखोगे? उल्टा क्या रखोगे? हम्म? आंसर क्या करवा दिया तुमको? सी। 18 का क्या आंसर करवाया है? हाँ तो इनसाइड भी रखना है। अगर उल्टा रखोगे, टेबल पे कुछ जहां भी रख रहे हो, टेबल का पार्ट सरफेस टच हो सकता है, उसके पास कोई चीजें होगी वो टच हो सकती है, इसलिए कंटेंट सीधा रखना है। ऊपर कुछ रखना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। उल्टा तो नहीं रखेंगे ना। जैसे अंदर का पार्ट ढक्कन का स्टाइल है, तो वो सरफेस के कांटेक्ट में नहीं होना है। तो सरफेस के कांटेक्ट में अगर तुम उल्टा रख दोगे ढक्कन को, तो सरफेस के कांटेक्ट में आएगा। उसका मुंह ऐसे रखोगे तो ऊपर रहेगा। हर बेसिक सी बात थी भाई। पानी की बोतल का ढक्कन खोला, कैसे रखोगे कि गंदा ना हो? कैसे रखोगे? यूं रखेंगे ना, या यूं रखोगे? यूं रखोगे। तो वैसे ही ढक्कन है। और बोलो। है इनफ्लेट द बैलून। क्या आंसर लगवाया तुमसे? हाँ तो सही है ना, सी। नहीं नहीं अरे भाई, यूरिन आना स्टार्ट हुआ इसका मतलब ब्लेडर के नेक तक ही है वो, अंदर तक भी तो जाना है ना, और एडवांस करना है। और कुछ? बस हो गया, बहुत है। तो इतना बेसिक क्वेश्चन में माइनस में नंबर लाने वाला कौन था वो? कितना है तुम्हारे? है 60 बचा है तुम्हारे? हाँ तुम्हारे भी अच्छे आ गए। तुम्हारे कितना है भाई? 60। तुम्हारे कितना है भाई? है 50 आपके? नहीं आया क्यों? टेस्ट था इसलिए एब्सेंट। तुम्हारा कितना है पहले तो ये बता। हाँ अब बता। हाँ चौपन समझ गया मैं अंग्रेज नहीं हूँ। हाँ बता। इन जनरल वंस द टारगेट ऑक्सीजन सैचुरेशन हैव बीन अचीव्ड, अगर आपको पेशेंट का जितना सैचुरेशन जाना है उतना एक बार ऑक्सीजन लगाने से अगर अचीव हो गया है तो रिव्यू करेंगे और ऑक्सीजन का रेट डिक्रीज कर देंगे। अबे ये मेरे टेस्ट का थोड़ी है। किधर है? किधर है यू? फोटो यूं लिया हुआ तिरछा, ताकि किधर भी सीधा नहीं इधर भी सीधा नहीं।
हाथ कितना दोगे राइट ट्यूब फीडिंग में? 18 इंच। अबे कितना रखोगे हाइट फीडिंग बैग की? कितना रखोगे? अरे 45 सेंटीमीटर रखना है ना। तो सिफोन में काहे फंस गए? सिफोन इज फीडिंग बैग। हाँ लाओ भाई लाओ। कोयला है क्या ये? हाँ बोल बेटा। 7 और 8 समझ में आया नहीं? अभी बोला मैंने आगे खड़े होकर 7 8 दोनों। हाँ दोनों सेम है। सेम क्वेश्चन है। और कैसे मतलब क्या 7 सेम ही तो है? कैसे हुआ ये? अरे भाई तुम्हारे दो नाक के छेद है। अब एक में मैं ये मारकर घुसाना चाहता हूँ। तो मेरे को पहले क्या चेक करना है कि क्या तुम एक नाक के छेद से सांस ले पाओगे? वही चेक करना है कि एक में राइस ट्यूब डाल रहे तो दूसरा नोस्ट्रिल चालू होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ताकि पेशेंट सांस ले सके। अगर दोनों एक में तो राइस ट्यूब डाल दिया, दूसरे से ही सांस नहीं आ रही, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए नोस्ट्रिल को असेस करना है। तो बी होगा ना यार। अरे ए बी नहीं, ए होगा ए। दोनों नोस्ट्रिल फाइन होना जरूरी नहीं है। जो नाक आधा बंद है उसमें राइस ट्यूब घुसेड़ सकता है। समझा? बताया था ना कि एक का नाक बंद है तो राइस ट्यूब किधर डालोगे? जिधर बंद है उधर डालने का है। समझ गए कि मार का डाल है? अरे जल्दी करो, टाइम वेस्ट हो रहा है यार। किताबों से नहीं चाहिए मेरे को। हाँ सिर्फ एनएस दे दिया। हाँ। इसमें देखा कि 5% एक्स्ट्रा दे सकते हैं बट आपने बोला सिर्फ ओनली एनएस, ओनली एनएस, ओनली एनएस, ओनली एनएस इज कंपैटिबल विद ब्लड। कहां है? कहां दे रखा है? मैं देख लूंगा, मेरे पास भी एनक्लेक्स है यार। चलो टीपीएन पढ़ते थे तो उसके आगे का अभी पढ़ते हैं। कॉम्प्लिकेशंस रिमेनिंग है यहाँ बेटा। पानी कैसे ग्रेटेस्ट होगा? ऑक्सीजन चाहिए ना। अरे भाई कैसे मतलब पानी 2 दिन नहीं पिएगा तो मर जाएगा क्या? 2 दिन बिना ऑक्सीजन जिंदा रह जाएगा? फिर नाक और मुंह बंद कर दो ना, 5 सेकंड में सांस उड़ जाएगी बेटा। इतना बेसिक क्वेश्चन गलत कर दिया कि कौन सा ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी पे नीड है बॉडी के लिए। लोगों ने वाटर लगाया। अरे भाई पानी अगर 3 दिन नहीं पियोगे ना तो भी रह सकते हो। अरे लोगों ने लगाया ना। पानी 2 दिन नहीं पियोगे मरोगे नहीं। सांस रोक लो, 10 15 सेकंड रोक लो। हाँ चलो अब शांत हो जाओ भाई साहब कि एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस। एवरी मॉर्निंग बोलो। हाँ एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस। एक कंटिन्यू टू हैव, क्या है? कंटिन्यू टू हैव स्लीप विथ योर ड्रीम्स, और दूसरा ऑप्शन है वेक अप एंड चेस योर ड्रीम्स। इसका मतलब है रोज आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो जो सपने में गोवा बीच पे पड़ा हुआ है वो सपना देखता रहे, या फिर उठ के गोवा बीच तक कैसे पहुंचे उसके लिए मेहनत कर ले। तो तुम क्या चाहते हो कि नाली में पड़े हुए छोटी गंगा बोल के और सोच रहे हो बीच में पड़ा हुआ हूँ? वो वाला काम नहीं होगा, वहां तक जाने के लिए मेहनत करनी होगी, है ना। चलो तो अपन पढ़े थे टीपीएन, और टीपीएन में मेनली आपने क्या देखा कि टीपीएन में मेनली 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोज होता है जो 60 to 70% एनर्जी सप्लाई करेगा। दूसरा प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स होता है, प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, और 15 से 20%, 15 से 20 लिखा है ना, 15 से 20 कितना लिखा है? 15 से 20% एनर्जी देगा। और थर्ड इज फैट होता है, वो इमल्सिफाइड फॉर्म में होता है और एसेंशियल फैटी एसिड सप्लाई करता है और 25 से 30% कैलोरी सप्लाई करेगा। इसके अलावा हमेशा टीपीएन को सेंट्रल लाइन से देते हैं। हाइपरऑस्मोलर हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस है। इसके मॉलिक्यूलर्स बड़े-बड़े होते हैं साइज में, छोटी वेन में आएगा नहीं, वेन ब्लॉक कर देगा, वेन को डेमोज कर देगा, फेल्वाइटिस कर सकता है। इसलिए हमेशा सेंट्रल लाइन से दिया जाता है। इतनी बात को याद रख लेने का है। अब ये रोग तुमने यहाँ तक लिख लिया था शायद, लिख लिया था? हमेशा सेंट्रल लाइन प्रेफर करेंगे। इसके अलावा अब बात आती है कि डिसकंटिन्यू कैसे करेंगे। टीपीएन को डिसकंटिन्यू कैसे करना है? तो टीपीएन को हमेशा टैपआउट करके करना है। कैसे करना है? टैपआउट करके करना। टैपिंग ऑफ का मतलब होता है स्लो स्लो, रेट धीरे धीरे कम करेंगे। पहले मान लो 30 ml पर आवर चल रहा था, फिर अपन ने 25 ml पर आवर किया, फिर 20 ml पर आवर, फिर 15 ml पर आवर, ऐसे करते करते बंद करना है। एक साथ बंद नहीं करना है, सडन बंद नहीं करना है। न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस करना है, क्योंकि टीपीएन दे इसलिए रहे हैं कि पेशेंट डाइजेस्टिव ट्रैक यानी जीआई ट्रैक से कोई न्यूट्रिशन ले नहीं पा रहा है, और उसकी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करने के लिए हमको टीपीएन देना पड़ा है। और अब टीपीएन बंद करना है तो पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करना है। इसके अलावा इफ डिसकंटिन्यूएशन इज प्रिस्क्राइब्ड ग्रेजुअली डिक्रीज द फ्लो रेट, फ्लो रेट को हमको डिक्रीज करना है फॉर 1 to 2 और व्हाइल इंक्रीजिंग ओरल इंटेक। जैसे जैसे टीपीएन का रेट डिक्रीज करेंगे साथ साथ में ओरल इंटेक भी देना है। पेशेंट का ओरल इंटेक स्टार्ट करना है और बढ़ाना है। इसके अलावा शुड नॉट बी स्टॉप सडनली, और डेक्सट्रोज सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्योंकि बताया था तुमको कि अचानक इतनी देर से तो खाना मिल रहा था बॉडी में, उसके रेस्पॉन्स में पेनक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट करता जा रहा है। अब आना बंद हो गया, एकदम से बंद हुआ या टपट करके भी बंद हुआ, तो इंसुलिन जो बचा हुआ है बॉडी में क्या कर सकता है? हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है। इसलिए जब टीपीएन डिसकंटिन्यू कर रहे हो तो साथ में क्या करना है? डेक्सट्रोज फ्लूइड भी स्टार्ट करना है। लिख लो। धीरे धीरे बंद करने को हम बोलते हैं टेपर्ड ऑफ या टैपिंग डाउन। कोई भी टेस्ट दो, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के सोचा करो ना, थोड़ा दिमाग तो लगाया करो यार। इतनी बेसिक बेसिक चीजों में गलत करते हो। जलंजी को पढ़ाया था तो इतना सिंपल वर्ड में बताया था कि जो नाक बंद है उसी नाक में राइस ट्यूब डालेंगे, ताकि दूसरी अच्छी वाली नाक के छेद से सांस ले सके इंसान। तो क्वेश्चन वो उसी का क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा के इधर भी राइस ट्यूब डाल रहे हैं। पहले ये श्योर करना है कि पेशेंट एक नॉस्ट्रिल से ब्रीथ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो फिर क्या घूम गए तुम? दोनों अच्छे से क्या करना है हमको? एक नाक अच्छा चाहिए। दोनों अच्छे से करना क्या है? दोनों अच्छे है तो अच्छे की जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या चॉइस? क्या पेशेंट? पेशेंट की चॉइस से कभी ट्यूब नहीं डाली जाएगी। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पूछा क्या है? क्या पूछा क्वेश्चन ने? कि जब किसी के राइस ट्यूब डाल रहे हो
और पेशेंट का कंसर्न है, तो आपको कंसर्न दूर कैसे करना है या आपको असेस क्या करना है? तो आपको असेस सिंपली इतना करना है कि पेशेंट एक नाक से सांस ले पाएगा या नहीं, बस दोनों खुली है तो बहुत अच्छी बात है। और पेशेंट के कहने से प्रोसीजर चेंज नहीं होंगे, है ना? पेट की सर्जरी करनी है, पेशेंट बोलेगा मेरे तो इंसिजन यहाँ मत लगाओ, यहाँ से चीरा लगा तो यहाँ से हाथ निकाल लो, ऐसा हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं कर सकते, है ना? जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वही फॉलो होगा, पेशेंट के कहने से काम नहीं होगा, है कि नहीं भाई? पेशेंट के तुम इंजेक्शन लगना तो आईवी है, पेशेंट बोलेगा नहीं इसमें तो लगाना ही नहीं है, मेरे को आईवी में लगाओ, तो ऐसा थोड़ी चलेगा जब आईवी में रोक से दिया ही नहीं जा सकता है। तो पेशेंट की चॉइस का कोई मतलब नहीं है, चॉइस का ख्याल रखना है, सुन लेना है, बाकी करना वही है जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। हो गया? तो क्या बातों का ख्याल रखोगे कि जब भी टीपीएन डिसकंटिन्यू किया जाएगा आपको पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करना है, इसके अलावा इनफ्लो रेट को स्लो करते करते बंद करना है, सडनली स्टॉप नहीं करेंगे, सडनली स्टॉप करेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, और इस हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन साथ में स्टार्ट करना है, इतनी सी बात चला। इसके अलावा ये तो हो गया, ओरल इंटेक वाला पॉइंट हो गया, इसको मत लिखना, डबल आया है पीछे का, इधर आ गया। इसके अलावा डू नॉट यूज टीपीएन बोतल फॉर मोर देन 24 आवर्स, इफ सॉल्यूशन रिमेनिंग इन द बोतल आफ्टर 24 आवर्स डिस्कार्ड इट। ये सेम लाइन क्वेश्चन आता है, फिर कहोगे कि वर्ड बदल गए, ये बदल गए, उसमें टाइम देके आ सकता है कि ऐसा कि नर्स सीमा स्टार्टेड टीपीएन एट 1:30 पीएम ऑन 5th June while coming on the duty next day at 1:30 p.m. she noticed that 150 ml of TPN remained in the bag. What she will do? तो ऑप्शन होंगे कंटिन्यू द टीपीएन, डिस्कार्ड इट, या फास्ट दे दो, बोलस दे दो, ऐसा ऑप्शन होगा। तो तुम्हारा क्या काम होगा? सीधी सी बात है, टाइम कैलकुलेट करना, 24 घंटे से ऊपर हो गया इसका मतलब फेंको, इसका मतलब डिस्कार्ड कर दो। अगर कुछ क्लॉट्स दिख रहे हैं, कुछ एबनॉर्मल ग्लोब्यूल्स दिख रहे हो तो टीपीएन को नहीं लगाना है। फोटो आए थे क्या पेपर में मास्क के? आए थे, वो तो पहचान नहीं लिए होंगे तुमने, समझदार हो गए। क्या बेटा लिख नहीं रहे हो? क्या हुआ? हो गया? अच्छा, तो इधर उधर ना ताको, पढ़ो उसको जो लिखा है, ख्यालों में ना खोए। कंटिन्यूटी बनाने के लिए क्या करना है? जो लिखा है उसको पढ़े, दो अक्षर लिखे फिर वहाँ क्या चल रहा है वहां चले जाते हो, ऐसा नहीं करना है। तो डिसकंटिन्यू हमेशा टेपरिंग ऑफ करना है, फ्लो रेट को स्लो करते हुए करना है, साथ में ओरल इंटेक बढ़ाना है, हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन चलाना है, इतनी सारी बातें हैं। और 24 आवर्स में ही फिनिश करना है, टीपीएन एक बार मिक्स कर लिया, डाइल्यूट कर दिया, 24 आवर्स में फिनिश करना है, अगर बच गया उसको फेंक दो। हो गया? चले आगे? हो गया? ओके। नहीं हुआ? क्या बच गया भाई? नहीं हुआ बोला कोई इधर? अब हो गया है ना, चलो। कॉम्प्लिकेशंस क्या, पड़ोसिया का देख लो बेटा, दो वर्ड। कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशंस जो लाइन डाली है उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? तो लाइन रिलेटेड सेंट्रल लाइन के कॉम्प्लिकेशंस आपने पढ़ रखे होंगे, सेंट्रल लाइन पढ़ा थी रमेश ने? नहीं पढ़ाई? क्या बात करते हो, नहीं हुआ? चलो कोई बात नहीं। जब भी सेंट्रल लाइन डालते हैं निमोथोरेक्स के चांसेस है, कैसे भाई निमोथोरेक्स काय को होगा? लंग्स इंजरी हो जाएगी, जब इतना लंबा ट्यूब डालेंगे, कैथेटर डालेंगे, तो वो वेन से, आर्टरी से बाहर निकल के, ब्लड वेसल से बाहर निकल के लंग्स को रप्चर कर सकता है, जिसके कारण निमोथोरेक्स हो सकता है। अगर लंग्स रप्चर हुआ है तो एयर बबल जा सकता है, या लगाने के बाद भी प्रोसीजर के टाइम, इंजेक्शन के टाइम अगर आपने ठीक से एयर बबल रिमूव नहीं किया है तो एयर एम्बोलिज्म होने के चांसेस रहेंगे, ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे। अगर वेसल्स इंजरी हो गई कैथेटर इंसर्शन के टाइम तो हो सकता है, और ब्लीडिंग हुई तो कोई थ्रोम्बस बन सकता है, ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, और वेसल्स इंजरी कैथेटर के कारण इंसर्टिंग के दौरान वेसल में इंजरी हो सकती है। तो ये कैथेटर रिलेटेड साइड इफेक्ट है, क्योंकि टीपीएन हम सेंट्रल लाइन से देंगे, और जब भी सेंट्रल लाइन के कॉम्प्लिकेशंस की बात आती है तो आपको ये दोनों चीजें तीन इंपॉर्टेंट वाले याद रखना है कि थ्रोम्बोसिस, एयर एम्बोलिज्म और न्यूमोथोरेक्स होने के रिस्क रहते हैं। इसलिए हमेशा यूएसजी गाइडेड सेंट्रल लाइन इंसर्शन को प्रीफर दिया जाता है, यूएसजी गाइडेड सेंट्रल लाइन इंसर्शन, जिससे क्या होगा? ये लंग्स पंक्चर होना, वेसल्स डैमेज होना, ये सारे रिस्क मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ऑलवेज प्रीफर यूएसजी गाइड। इनको रोकने के लिए करना क्या है कि ऑलवेज प्रीफर यूएसजी, तो पता है ना क्या है? यूएसजी गाइडेड सेंट्रल लाइन इंसर्शन। कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू सेंट्रल लाइन असेस, जिसमें एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, निमोथोरेक्स हो सकता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है, वेसल्स इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। हो गया? नहीं? इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, जिसको क्लबसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लबसी। और मोस्ट कॉमनली ग्राम पॉजिटिव कोकाई कॉज करते हैं। सेंट्रल लाइन इन्फेक्शन कौन करता है? ग्राम पॉजिटिव कोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई इज मोस्ट कॉमन कॉज। आ जाएगा? हो गया? अरे अब हो गया क्या? इसके अलावा कैथेटर इन्फेक्शन हो सकता है, और वो सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है, इसको क्लबसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लबसी। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलो, या फिर ऑप्शन में पर्टिकुलरली पूछा हो तो स्ट्रेप्टोकोकाई। कोकाई का क्या शेप होता है? कोकाई के शेप होते हैं?
मुझे भी नहीं पता किससे बोलते हैं। कोकाई कैसे रहते हैं? कोकाई कैसे रहता है? क्लस्टर में रहते हैं क्या या चेन में रहते हैं? चेन में होता है। हाँ तो स्टेप कोकाई तो है। इसके अलावा लोकल स्किन इन्फेक्शन हो सकता है इंसर्शन साइट पे या एग्जिट साइट पे। तो कैथेटर एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन क्लब्सी हो सकता है या इंसर्शन साइट पे भी लोकल इन्फेक्शन हो सकता है। बाकी सेंट्रल लाइन इंसर्शन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें एयर एम्बोलिज्म है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन है और न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, वेस्कुलर इंजरी हो सकती है। ये सारे कैथेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है। अब आएंगे टीपीएन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। तो सेंट्रल लाइन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद टीपीएन इन्फ्यूजन और ट्रांसफ्यूजन तो आपको याद रखना है न्यूमोथोरेक्स ड्यू टू लंग इंजरी, एयर एम्बोलिज्म और थ्रोम्बस फॉर्मेशन, वेसल्स इंजरी, ब्लीडिंग, ये सारे चांसेस रहेंगे। इसके अलावा सेंट्रल लाइन से एसोसिएटेड इन्फेक्शन हो सकता है और ब्लड स्ट्रीम तक इन्फेक्शन फैल सकता है, उसको क्लब्सी बोलते हैं। और बाकी लोकल इंसर्शन साइट पे भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज क्या देखने को मिलेगी? तो मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज और खतरनाक चीज है रीफीडिंग सिंड्रोम। क्या है? रीफीडिंग सिंड्रोम इन chronic alcoholic patient and patient who have nothing by mouth status for more than 7 to 10 days। उन पेशेंटों में ज्यादा रिस्क है जो क्रोनिकली अल्कोहलिक है। क्रोनिकली अल्कोहलिक, अगर क्रोनिकली अल्कोहलिक है इसका मतलब सुबह उठते ही आई ओपनिंग ड्रिंकिंग, क्या बोलते हैं, आई ओपनिंग ड्रिंकिंग डिप्सोमेनिया, उठते ही पानी से कुल्ला ना करते हुए ढोला मारू के पौवे से करेंगे तो वो लोग खाना नहीं खाते हैं, तो उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विटामिन की बहुत सीवियर डेफिशिएंसी होती है और लिवर भी काम नहीं करता। इसलिए अगर वो खाना खा रहा है तो भी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बॉडी में हो नहीं पाता है, तो उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और स्पेशली थायमिन की डेफिशिएंसी बहुत सीवियर होती है। इसके अलावा कोई पेशेंट लगातार एनपीओ है, एनपीओ स्टेटस है 7 टू 10 डेज से ज्यादा, 7 टू 10 डेज से ज्यादा, तो उनमें भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है। अब अचानक से इतने दिनों से भूखा प्यासा और डेफिशिएंसी वाला पेशेंट अचानक से गया खाना टीपीएन के थ्रू, टीपीएन के थ्रू गया तो टीपीएन के थ्रू जाएगा तो क्या होगा? पहले से इन माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट फैट इनके मेटाबॉलिज्म के लिए को फैक्टर का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? को फैक्टर का। तो पहले से डेफिशिएंसी थी, जैसे ही ये खाना आया टीपीएन के थ्रू तो बॉडी ने सीक्रेट किए, बॉडी से क्या जो ऑलरेडी डेफिशिएंट थे वो और क्या हो गए? ऑलरेडी डेफिशिएंट और हो गई, वो और यूज हो गए, उनमें मेटाबोलाइज में यूज हो गए, तो यूज हो गए और डेफिशिएंसी बढ़ गई। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा दे रहे हो, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है क्योंकि डेक्सट्रोज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं टीपीएन में? डेक्सट्रोज। इसके अलावा अगर सडन डिसकंटिन्यू कर दिया, टेपरिंग ऑफ नहीं किया तो रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है? रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया। और हाइपोग्लाइसीमिया को करेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर लेवल। अगर सीवियर है तो अप टू 50% डेक्सट्रोज तक करेक्ट किया जाता है। बाकी लेवल ऑफ ब्लड शुगर पे बेस पे करेक्शन करना है, मेनली 25%, उसके बाद 50% अगर सीवियर है तो। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होने के चांसेस है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, ये सब हाइपोकैलीमिया, ये सब डेवलप होने की रिस्क रहती है। और रिपीटिंग सिंड्रोम में समझाऊंगा, ये भी थायमिन की डेफिशिएंसी होगी क्योंकि मेटाबोलाइज में थायमिन ऑलरेडी डेफिशिएंट था क्रोनिक अल्कोहलिज्म के कारण, या पेशेंट लगातार स्टारवेशन कंडीशन में था या एनपीओ था, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑलरेडी डेफिशिएंट थे। जब फीड वापस स्टार्ट किया तो वो ऑलरेडी लेस और डेफिशिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए? कंज्यूम हो गए और उनके कारण उनकी और डेफिशिएंसी हो गई। वरना कैंसर क्या किसकी कमी से होती है? थायमिन डेफिशिएंसी, जिसमें होता क्या है? क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है? अबे लिखा है ना साइकियाट्रिक में तुमको, एल्कोहलिज्म में, एल्कोहलिज्म में लिखाया तो है कंफ्यूजन, अटैक्सिया, निस्टैग्मस। ट्रीटमेंट सिम्टम होते हैं कंफ्यूजन, अटैक्सिया एंड निस्टैग्मस। ये वर्निक एन्सेफेलोपैथी एक्यूट ब्रेन कंडीशन है ड्यू टू एक्यूट डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन, एक्यूट डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन। इसके अलावा पेरेंटल एसोसिएटेड कोलेस्टेसिस, ये क्या होता है? पेरेंटल एसोसिएटेड कोलेस्टेसिस, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट भाई साहब इतने दिन से खाना पीना खा नहीं रहे, यानी कि जीआई ट्रैक्ट का यूज नहीं हो रहा है। तो जीआई ट्रैक्ट का यूज नहीं हो रहा है तो भी नॉर्मल मैकेनिज्म में हार्मोन बाइल ये सब सीक्रेट तो होते रहेंगे। अब जब सीक्रेट हो रहे हैं बट यूज नहीं हो रहे तो क्या होगा? उनका स्टेसिस हो जाना, यानी कि जमा हो जाना। स्टेसिस हो जाना यानी क्या होगा? जमा हो जाना। तो एक्सेसिव बाइल एंड अदर जीआई सिक्रेशंस का कलेक्शन हो जाना जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देना, इसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्टेसिस बोलते हैं। कि एक्सेसिव बाइल डिपोजिशन एंड अदर जीआई सिक्रेशन का स्टोरेज होकर कलेक्ट होकर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करना क्या कहलाता है? कोलेस्टेसिस। ये पेशेंट जो नॉर्मली लॉन्ग टर्म तक ओरली कुछ नहीं लेते, जीआई ट्रैक्ट से कुछ नहीं लेते, तो नॉर्मली जीआई ट्रैक्ट के सिक्रेशन कुछ अमाउंट में तो सिक्रेट होते रहेंगे पर यूटिलाइज नहीं होंगे, यूटिलाइज उतने लेवल पे नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तो क्या होगा? जम जाएंगे। स्टेसिस होना यानी कि जम जाना है, तो एक जगह कलेक्ट होकर जम जाएंगे जिसके कारण वो जीआई सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेंगे, इसको बोलते हैं पेरेंटल एसोसिएटेड कोलेस्टेसिस। तो सिंपल मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी में आपको इतना याद रखना है कि बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट और डेक्सट्रोज फॉर्म में होता है, इसके कारण हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस है। तो हाइपरग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा टीपीएन में इंसुलिन मिक्स किया जा सकता है। इंसुलिन को मिक्स करके देते हैं अगर पेशेंट डायबिटिक है और या फिर शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस है या बढ़ा हुआ है तो क्या देते हैं? इंसुलिन मिक्स करके देते हैं। इसके अलावा थ्रोम्बस और क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए टीपीएन में हेपेरिन भी डाला जाता है। टीपीएन में हेपेरिन भी मिक्स कर सकते हो, अदरवाइज क्या होगा कि सेंट्रल लाइन के टिप पे ब्लड क्लॉट हो गया, क्लॉट वांटिस लॉज हो गए, एम्बोलिज्म बन सकता है। तो हमेशा टीपीएन में एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए, थ्रोम्बस प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं? हेपेरिन डाला जाता है। क्या डाला जाता है? हेपेरिन। जिससे क्या होगा? जो सेंट्रल कैथेटर डाला हुआ, सेंट्रल लाइन डाली हुई है, उसके टिप पे ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ट्यूबिंग में ब्लड क्लॉट नहीं होगा, उसको ओपन रखने के लिए। इसके अलावा अगर सडनली बंद कर लिया तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा और साथ में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होंगे, थायमिन डेफिशिएंसी दिखेगा और पेशेंट बहुत दिनों से नथिंग बाय माउथ और जीआई ट्रैक्ट से कुछ नहीं ले रहा हो तो बाइल का और अदर जीआई सिक्रेशंस का एक जगह स्टेसिस हो जाना कोलेस्टेसिस कहलाता है। लिख पाए? अरे बात खबड़िया में घुसी या नहीं घुसी? ओ पहलवान, इतना चिंतन मुद्रा में काहे हो? हाथ नीचे कर। हाँ तुम्हें। हाँ, फिर रख लिया, एक नीचे कराया तो दूसरा कर लिया, दूसरे साइड वाला। तो रीफीडिंग सिंड्रोम
क्रोनिकली स्टारवेटेड पेशेंट या क्रोनिक अल्कोहलिज्म वाला पेशेंट जो सफिशिएंट अमाउंट में डाइटरी इंटेक नहीं लेता है, तो उसमें सर्टेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन की डेफिशिएंसी ऑलरेडी होती है। जब भी हम बहुत दिनों से भूखे वाले इंसान को कुछ खाने को देंगे तो उसके रेस्पॉन्स में बॉडी इंसुलिन सीक्रेट करती है और उनके मेटाबॉलिज्म में लग जाती है। तो हमेशा इन फूड के मेटाबॉलिज्म में सर्टेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को फैक्टर का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? को फैक्टर का, यानी कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिज्म में हेल्प करोगे मतलब उनकी भी क्वांटिटी यूज होगी। जब उनकी क्वांटिटी ऑलरेडी डेफिशिएंट थी और यूज होगी तो और उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में। ये रीफीडिंग सिंड्रोम कहलाता है। हाइपोग्लाइसीमिया सडनली बंद करोगे तो होगा हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि डेक्सट्रोज दे रहे हैं इसलिए हो सकता है। और विटामिन थायमिन की डेफिशिएंसी से एन्सेफेलोपैथी हो सकता है। और बहुत दिनों से जीआई ट्रैक्ट का यूज नहीं हुआ है तो सर्टेन जीआई सिक्रेशन और बाइल का स्टेसिस हो जाना क्या कहलाएगा? कोलेस्टेसिस कहलाएगा। अब बात देखो रीफीडिंग सिंड्रोम क्या है, ध्यान से देखो, बाद में लिख लेना, टीप लेना, पहले सिर्फ देखो। तो रीफीडिंग सिंड्रोम क्यों करेंगे भाई साहब? किसी पेशेंट को टीपीएन की जरूरत कब पड़ेगी? जब इस पेशेंट लगातार स्टारवेशन या मालनरिश्ड होगा। स्टारवेशन क्या है? प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ फास्टिंग। अरे बहुत दिनों से भूखा, बहुत दिनों से बॉडी न्यूट्रिशन के बिना ही रह रही है, वो क्या कहलाती है? प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ फास्टिंग क्या कहलाएगा? स्टारवेशन कहलाएगा। अब मैंने मुझे 3 बार बोला फिर भी जानने की कोशिश कर रहे हैं ये 3 वर्ड क्या है ना? हो रही थी यही कोशिश। तो अब भाई साहब इंसान बहुत दिनों से भूखा है तो बॉडी को तो एनर्जी कुछ तो चाहिए ना सेल्स को फंक्शन करने के लिए, तो वो कहां से आएगी एनर्जी? कहां से आएगी? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, स्टोर्ड एनर्जी किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन होगा क्योंकि बॉडी यूटिलाइज करेगी, भाई सेल्स को एनर्जी तो चाहिए, तुम खाना नहीं दे रहे हो तो क्या हुआ? जिंदा रहने के लिए सेल्स को एनर्जी चाहिए, तो वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस से हो सकती है या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस से होगी। किससे होगी? ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ मतलब क्या है? ग्लूकोनियो यानी कि कोई न्यू सोर्स से, एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट सोर्स, अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अगर कैलोरी के लिए यूज हो रहा हो तब वो क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। और साथ में प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होगा, प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन होगा, अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होगा, जो भी बॉडी में स्टोर्ड अमीनो एसिड और प्रोटीन है उनका भी ब्रेकडाउन होकर बॉडी एनर्जी के लिए यूज करेगी। तो सिंपल सी बात है, जब इंसान लगातार लंबे समय तक भूखा होता है तो स्टोर्ड ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी के लिए यूज होता है। दूसरी चीज, अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बॉडी एनर्जी लेती है, अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से एनर्जी लेती है, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। इसके अलावा प्रोटीन का भी कैटाबॉलिज्म होगा। जब ये सारा चीज हो गया तो प्रोटीन, फैट, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट एंड विटामिन डिप्लीशन, सॉल्ट एंड वाटर इंटॉलरेंस भी है। तो साथ में क्या हो भाई साहब? कुछ है ही नहीं, बॉडी सब जो है उसको भी यूज कर रही है क्योंकि खाना तुम दे नहीं रहे हो, तो जो है उसको यूज करती जाएगी, इनकी और कमी हो जाएगी, इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब बात आई, अब देने लगे फीडिंग। अब उस भूखे को कुछ खिला रहे हैं, इतने दिनों से जो भूखा था अब उसको क्या कर रहे हैं? खिला रहे हैं। अब खिलाएंगे तो खिलाने में हम देंगे क्या? फ्लूइड, सॉल्ट, न्यूट्रिएंट और कार्बोहाइड्रेट, ये सब देंगे। भाई किसी को खिलाओगे तो क्या खिलाओगे? फ्लूइड दोगे, खाना दोगे, न्यूट्रिएंट दोगे, विटामिन दोगे, सॉल्ट दोगे, ये सब खिलाया। जैसे ही खाना आया, इनके रेस्पॉन्स में क्या किया? पेनक्रियाज ने इंसुलिन सीक्रेट किया। पेनक्रियाज ने क्या किया? इंसुलिन सीक्रेट किया। अब खाना आ गया है तो प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो यूज हो गया था वहां भूखे के समय, स्टारवेशन वाले समय में, जो स्टोर्ड प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन यूज हो गया था, अब वापस स्टोरेज के लिए बॉडी ने उसका सिंथेसिस बढ़ाया है। बॉडी ने क्या किया है? सिंथेसिस करना बढ़ाया है। तो बढ़ाया तो क्या होगा? इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक, यूटिलाइजेशन ऑफ थायमिन, क्योंकि इनको पचाने के लिए क्या होगा? ये सब यूटिलाइज हो जाएंगे, जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट सारे यूटिलाइज हो जाएंगे। ऑलरेडी डेफिशिएंसी थी थायमिन की, मैग्नीशियम की, पोटेशियम की, ये सब यूज हो गए तो क्या होगा? हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, थायमिन डेफिशिएंसी, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन और एडिमा। ये है रीफीडिंग सिंड्रोम। अब इसको टिप लो। अरे सिंपल सी बात है, खबड़िया में नहीं घुसी का। अरे कोई इंसान बहुत दिनों से भूखा है तो बॉडी को कैलोरी कहां से सप्लाई होगी? सेल्स को एनर्जी कहां से मिलेगी? तो सेल्स को एनर्जी मिलेगी कि तुमने बॉडी में जो पहले खा खा के स्टोर किया था। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन फॉर्म में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोजन फॉर्म में है उसका ब्रेकडाउन होना क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसके अलावा बॉडी में जब भी कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी कैलोरी किससे लेगा? अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से लेगा, अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से लेगा, यानी कि फैट, प्रोटीन से लेगा, फैट और प्रोटीन से लेगा। जब भी अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स यूटिलाइज होते हैं बॉडी में एनर्जी के लिए, उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ये तो थी कंडीशन, क्योंकि पुराना भूखा था, फिर बॉडी के सारे और न्यूट्रिएंट डिप्लीट हो गए। उसके बाद तुमने रीफीड स्टार्ट किया, पेशेंट को फीडिंग देना स्टार्ट किया। तो जब फीडिंग देना स्टार्ट किया तो कार्बोहाइड्रेट, सॉल्ट, विटामिन, मिनरल ये सब दिए, तो इनके रेस्पॉन्स में पेनक्रियाज ने इंसुलिन सीक्रेट किया। और जब इंसुलिन सीक्रेट किया तो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन था पहले सब यूटिलाइज हो गया, अमीनो एसिड यूटिलाइज हो गए, प्रोटीन यूटिलाइज हो गया। अब उनका सिंथेसिस बढ़ने लगेगा और जब सिंथेसिस बढ़ेगा उनका तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं उनका भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा और उनकी कमी ऑलरेडी थी पहले से, अब और कमी हो जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं हाइपो, क्या क्या कमी हो जाएगी? पोटेशियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी, फॉस्फेट की कमी, थायमिन की कमी, इन सब की कमी हो जाएगी। तो ये रीफीडिंग सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है तो ये याद रखना है। ये कौन है जो हमारे लाइट का बिल बढ़ा रहा है, जो फोन चार्ज कर रहा है यहाँ पे? कौन है ये? कोई नहीं, जेब में रख लेता हूँ, जिसका भी लेने आएगा ही आएगा। बताओ कौन है वो? कौन है वो? अरे किसी का नहीं है, मतलब मेरा ही है, ठीक है मैं ले जाऊंगा इसको जाते वक्त, तब तक चार्ज होने देता हूँ मैं भी। रात को मैं फोन उठाता नहीं हूँ, पहले आ जाए तो ठीक है। 10 बजे बाद फोन का इस्तेमाल वर्जित है। ये कौन है जो मुझे चेक करता है कि ऑनलाइन तो रहते हो? ऑनलाइन रहने का मतलब ये नहीं फोन चला रहे हैं, कोई हो सकता है कोई और ही देख रहा हो फोन, है ना? रीफीडिंग सिंड्रोम के बारे में क्या जान पाए तुम? कि जब भी इंसान क्रोनिक स्टारवेशन यानी लंबे समय से भूखा है या फिर क्रोनिक अल्कोहलिज्म की वजह से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डाइटरी इंटेक नहीं ले पा रहा हो, उस कंडीशन में बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है? कि स्टोर्ड ग्लाइकोजन का यूज हो जाएगा, अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बॉडी कैलोरी लेगी। तो
और माइक्रोन्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी हो जाएगा। जब भी वापस रीफीडिंग स्टार्ट करेंगे तो रीफीडिंग जब स्टार्ट करेंगे तो उनके रेस्पॉन्स में पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट करेगा, और इंसुलिन जब सिक्रेट होगा और उनका मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन होगा तो सर्टेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को फैक्टर के रूप में यूटिलाइज हो जाएंगे, और ऑलरेडी उस पेशेंट में इनकी डेफिशिएंसी थी और वो डेफिशिएंसी और ज्यादा हो जाएगी। इसी को हम रीज फीडिंग सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें हाइपोकैलेमिया होगा, हाइपोमैग्नीशियमिया, फॉस्फेटीमिया और थायमिन डेफिशिएंसी हो जाएगी। साथ में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का इंटॉलरेंस हो जाएगा या रिटेंशन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, एडिमा। तो तीर एकदम सही सही बनाते हुए लिखते जाओ, समझ में आ जाएगा। जल्दी जल्दी निकलो, फिर साइकियाट्रिक शुरू कर देते हैं। टॉपिक तो लाए हो? नहीं लाए, वो मुर्गा मुर्गी बन जाए, क्योंकि मैंने परसों बोला था। 20 तारीख तक साइकियाट्रिक पूरी कर देंगे, एक्स्ट्रा क्लास लगा लोगों के खत्म। कई पुराने बच्चों की साइकियाट्रिक की बची हुई है, सिर्फ मैंने ऐसा सुना है, बाकी सब हो गया। वो कौन है? पूरी हो रही तुम्हारी? हाँ, तुम तो शुरू वाले हो, तो बचा क्या तुम्हारे? हैं? कार्डियक तो चल रहा है ना? मीजल्स? अच्छा, रिसर्च। अरे तुम रिसर्च कितनी बार पढ़ चुके हो? अभी नौ से प्री वाली मेन वाली क्लास में पढ़ लिए ना, अलग से क्या पढ़ोगे बार बार? इसका मतलब बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, सब पढ़ लिया तुमने। हाँ, ऐसे पढ़ने की मना नहीं है, तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की, जब तक आना है आओ। है? है? 1 साल हो गई क्या? है? कितने में? हाँ, 8 में अगर तुम्हारा सिलेबस बाकी है तो कोई नहीं रोकेगा भाई। सिलेबस बाकी है तो रोकना गलत है भाई, कोई ना रोके। हाँ, मैं बोलूंगा, अगर मेरी चली तो। है? चलेगी क्या, क्या लगता है? बढ़ेगी? चलो बोल देंगे फिर। कोई नहीं, जिसका हो गया साइकेट्रिक वो रिवीजन करें, जिसका नहीं हुआ वो पढ़े। अब लिख पाए भाई, चलो आगे। है? ज्यादा लिख रहे हो तुम लोग। वाली के फोन का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, नशा कर रही है कुछ? क्या खा रही छुपा के? हैं, इधर क्यों छुपा के कुछ वैसे? एमडी एमडी? मजाक कर रहा हूँ, चॉकलेट एक ही लाई थी, छुपा के खा रही थी, कोई बात नहीं। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टीपीएन में आपको याद रखना है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, एरोमोलिज्म हो सकता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है, वेसल्स इंजरी हो सकती है और ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा क्लब्सी इन्फेक्शन हो सकता है, क्लब्सी इन्फेक्शन हो सकता है या लोकल इन्फेक्शन इंसर्शन साइट हो सकता है। इसके अलावा टीपीएन रिलेटेड साइड इफेक्ट में आपको याद रख लेने का है कि हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, और सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस ड्यू टू रीफीडिंग सिंड्रोम, और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस में आपको याद रखना, पोटेशियम कम होगा, मैग्नीशियम कम होगा, फॉस्फेट कम हो जाएगा और थायमिन भी कम हो जाएगा। रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है? रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब यही है कि टीपीएन को सडनली स्टॉप कर दोगे तो इंसुलिन सिक्रेट जो हो रखा है वो क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है। और उसे बचने के लिए हमेशा टीपीएन को टेपरिंग ऑफ करते हैं, साथ में ओरल फ्लूइड बढ़ाते हैं, ओरल लिक्विड फ्लूइड डाइट बढ़ाते हैं और डेक्स्ट्रोल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बस इतना बहुत है। अब चले, एक क्वेश्चन आ गया, बता दो, नहीं लिख पाएगा? बाकी ना, झूठ बोल रहे हो तुम। 10 बार तो मैंने बोल दिया इसको, तुम इतना क्या लिख रहे हो? प्यारे डोंकीज, बातें ना करें आपस में। अरे भाई, मान जा यार, कच्चा बोलने से मानेगा क्या? प्यारे डोंकीज बोला, प्यारे गधा बोला, उसके बावजूद नहीं मान रहे हो, तो अलग क्वालिटी बनाए कच्चा है। हो गया अब, हो गया भाई लोगों। चलो, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो। Which of the following filter porosity rating is appropriate for use of 3-in-1 nutrient solution? पहले तो मुझे ये बताओ कि 3-in-1 को क्या बोलते हैं? 3-in-1 टीपीएन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक दिन बोलो, पता नहीं चल रहा। 3-in-1 को बोलते क्या है? टी? अरे टोटल न्यूट्रिशनल एडमिक्सर, टीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीएनए। और इसमें तीनों चीज होगी, प्रोटीन अमीनो एसिड फॉर्म में होंगे, फैट इमल्शन फॉर्म में होगा और कार्बोहाइड्रेट डेक्सट्रोज फॉर्म में होगा। अब भाई साहब, इस 3-in-1 को लगाने के लिए जो ट्यूबिंग होगी, उसमें जो फिल्टर लगा होगा वो कितने माइक्रोन का होना चाहिए, उसके छेद कितने माइक्रोन के होने चाहिए, जिससे वो फिल्टर कर पाए? अब बताओ, आइडिया लगाओ, तुक्का मारो। हम्म। थोड़ा तुक्के की जरूरत नहीं है। कितना है? 1.2 माइक्रोन का पोरोसिटी होना चाहिए। ये नोट कर लो कि जब भी पोरोसिटी 3-in-1 को लगाएंगे तो फिल्टर की पोरोसिटी, पोरोसिटी का मतलब है उसमें फिल्टर में होल कितने माइक्रोन के होने चाहिए, होल, तो वो एटलीस्ट 1.2 माइक्रोन के होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 1.2 माइक्रोन। 1.2 माइक्रोन बोल सकते हो या माइक्रोमीटर बोल सकते हो, माइक्रोमीटर बोल सकते हो।
अब जिसने लिख लिया है वो साइकेट्रिक की किताब निकाल लें। हो गया, और क्या करेंगे टीपीएन में बोल, लिख लिया। बैग को मुंह से ना खोले भाई, दांत टूट सकते हैं, बैग को हाथों से खोलो। ये देखो, ये देखो, कचर कचर शुरू हो गई। ये लड़कियां लोग ज्यादा बातें कर रहे हैं, और कुछ लेडीज टाइप लड़के भी हो गए अभी हमारे साथ, जो आपस में थोड़ा सा ही मौका मिला तो क्या करते हो भाई इतनी बातें, शोभा नहीं देती लड़कों को ये बातें ऐसी। अबे बेशर्मा रुक जाओ, क्या कहूंगा तुम मानोगे, इतनी इंसल्ट करूं तो चुप हो जाओगे। पर तुमको मैंने बताया ना, स्टूडेंट की इंसल्ट होती नहीं है, शायद ये मान लिया तुमने, है ना, इसीलिए ज्यादा बेशर्म हो गए। बातें ना करो, चलो निकाल ली बुक, शुरू करते हैं। अब ये किस बात के लिए थी भाई, क्या हुआ था? अच्छा देख लो, सोचो, सोचो बे गधों, इतना बड़ा हो गया शरीर लेके कुछ नहीं कर रहा, चीटी को देखो, चीटी ने इतना बड़ा लड़ी उठा ली हूँ भाई साहब, देखो है। तो तुम भी ऐसा करोगे कि जीतोगे, हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, तो मजबूत इरादे से चलते रहते हैं। शुरू करते हैं अब आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ा सा हाथी जैसा शरीर ले लिया, उससे कोई फायदा नहीं है अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो। बड़ा हाथी जैसा शरीर कोई काम का नहीं है जब तक आप मेंटली हेल्दी नहीं हो, अदरवाइज वो हाथी जैसा शरीर लिए हुए डिप्रेशन के शिकार एक कोने में पड़े रहोगे, वो कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए मेंटली हेल्दी होना बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू फिजिकल हेल्थ। पर अपने यहाँ क्या है, मेंटल हेल्थ को फोकस बहुत कम करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, खाओ पियो पेट निकालो वजन बढ़ाओ। दिमाग के लिए क्या करते हो तुम लोग, दिमाग को अच्छा रखने के लिए कुछ किया? मेडिटेशन करना चाहिए, और कुछ अच्छी चीजें जो दिमाग को लगे वो चीजें करो, जिससे मेंटली हेल्दी रहो, खुश रहो, एंडोर्फिन सिक्रीट हो, हैप्पी हार्मोन सिक्रीट हो, कुछ तो ऐसे काम करो। चलो अब सुनो, इधर सुनो ध्यान से। जो साइकेट्रिक वर्ड है वो